दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IBS लीडर्स मीटिंग में भी पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर हिस्सा लेंगे और नेताओं के साथ बाइलेटरल मीटिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। IBS लीडर्स की मीटिंग में भी यहां पर नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। नेताओं के साथ बाइलेटरल मीटिंग भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां वे जोहान्सबर्ग में G20 समिट में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। तो एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य पर प्रधानमंत्री यहां पर बात करेंगे और इसी के साथ IBS लीडर्स की मीटिंग में भी पीएम हिस्सा लेंगे और नेताओं के साथ बाइलेटरल मीटिंग भी करेंगे। और अब पाली से खबर है, जहां उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सादड़ी पहुंचे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की है। उपराष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका यहां पर स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी है, उसमें शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सादड़ी पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया, उनकी अगवानी की है। तो पाली से खबर है, जहां CP राधाकृष्णन सादड़ी पहुंचे हैं। राज्यपाल बागड़े ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की, उनका स्वागत किया, पुष्प गुच्छ भेंट कर CP राधाकृष्णन का हरिभाऊ बागड़े ने स्वागत किया है। तो आज सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी है, उसमें शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सादड़ी पहुंचे हैं और वे शादी में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित पाली दौरा है। सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होने के लिए पाली पहुंचेंगे CM भुजनलाल शर्मा। CM आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। दोपहर 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद शाम को 4:10 पर सादड़ी जिला पाली हेलीपैड पर पहुंचेंगे। शाम को 4:20 से 5:05 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और उसके बाद शाम को 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज पाली जाएंगे, जहां सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। उसके बाद उदयपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद वे पाली जाएंगे, सादड़ी जाएंगे, जहां राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी समारोह में भी शिरकत करेंगे और उसके बाद उनका आज शाम को ही जयपुर लौटने का कार्यक्रम भी है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज पाली जाएंगे। आज का उनका पाली दौरा प्रस्तावित है। आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा रवाना होंगे। दोपहर 2:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और उसके बाद शाम को 4:10 पर सादड़ी पहुंचेंगे और वहां राज्यपाल सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शिरकत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज शाम को ही जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। शाम को 6:40 पर जयपुर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पाली जाएंगे, सादड़ी जाएंगे, जहां सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती की शादी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। उसके बाद 2:40 पर वे उदयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वे सादड़ी जाएंगे, जहां शादी समारोह में शिरकत करेंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां भारतीय रेलवे की माल ढुलाने में उपलब्धि वित्त वर्ष 2025-26 में 1 अरब टन का आंकड़ा पार किया है। 19 नवंबर तक कुल लदान पहुंचा 1020 मीट्रिक टन।
कोयला, लोहा, अयस्क, सीमेंट से रफ्तार यहां पर बढ़ी है। दैनिक माल ढुलाई 4.4 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई। पिछले वर्ष के 4.2 एमटी की तुलना में तेज वृद्धि यहां पर देखने को मिली है। अप्रैल अक्टूबर में लदान बढ़कर 935.1 मीट्रिक टन तक पहुंची। सीमेंट सेक्टर के लिए रेलवे ने नई नीतियां लागू की। रेल मार्ग से थोक माल ढुलाई से उत्सर्जन में कमी, हरित और किफायती लॉजिस्टिक्स का उद्योग जगत को बड़ा फायदा यहां पर मिला है। तो जयपुर से खबर है, जहां भारतीय रेलवे की माल ढुलाई में उपलब्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 1 खरब टन का आंकड़ा यहां पर पार किया गया है। 19 नवंबर तक कुल लदान 1020 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। कोयला, लोहा, अयस्क, सीमेंट से रफ्तार यहां पर बढ़ी है। दैनिक माल ढुलाई 4.4 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। पिछले वर्ष के 4.2 एमटी की तुलना में तेज वृद्धि यहां पर देखने को मिली है। अप्रैल अक्टूबर में लदान बढ़कर 935.1 मीट्रिक टन तक पहुंचा। और अब श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया। घर का सारा घरेलू सामान जलकर यहां पर राख हो गया है। आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। विधवा महिला का ये जो मकान है वो बताया जा रहा है। बीज बायला के वार्ड संख्या 10 की ये पूरी घटना है, जहां घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने से इस घर में आग लग गई। आग लगने से घरेलू जो सामान है वो पूरा जलकर राख हो गया। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। और जिस मकान में आग लगी है वो मकान विधवा महिला का बताया जा रहा है। बीच बायला के वार्ड संख्या 10 की ये पूरी घटना है, जहां एक घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने से यहां पर आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के एरिया में हड़कंप मच गया। बीच बायला के वार्ड नंबर 10 की घटना है, जहां पर एक घर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग गई। घर का सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया है। और जिस घर में आग लगी है वो घर विधवा महिला का बताया जा रहा है। एक बार फिर से नक्सल संगठन को बड़ा झटका मिला है। हैदराबाद में आज तेलंगाना डीजीपी के सामने 37 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के सदस्य आजाद उर्फ अप्पासी नारायण भी शामिल है। नक्सली कमांडर हिडमा का सहयोगी एरा भी करेगा आत्मसमर्पण। एरा लंबे समय से नक्सलियों के बटालियन नंबर 01 में हिडमा के साथ सक्रिय है। दोपहर 3 बजे तेलंगाना के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अधिक जानकारी देंगे। तो एरा भी आत्मसमर्पण करेगा। एरा लंबे समय से नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 में हिडमा में सक्रिय है। दोपहर 3 बजे तेलंगाना के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अधिक जानकारी इस बारे में साझा करेंगे। तो एक बार फिर नक्सल संगठन को बड़ा झटका यहां पर मिला है। हैदराबाद में आज तेलंगाना डीजीपी के सामने 37 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। आत्मसमर्पण करने वालों में नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य आजाद और अप्पासी नारायण भी शामिल है। नक्सली कमांडर हेडमा का सहयोगी एरा भी आज आत्मसमर्पण करेगा। एरा लंबे समय से नक्सलियों के बटालियन नंबर 01 में हेडमा के साथ सक्रिय है। और आज दोपहर 3 बजे तेलंगाना के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो आज नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। एक बार फिर से नक्सल संगठन को बड़ा झटका आज मिलने वाला है। बड़ा झटका मिला है। हैदराबाद में आज तेलंगाना डीजीपी के सामने 37 जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करने वाले हैं। तो आज तेलंगाना में 37 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। आरव, आज 37 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है?
जी, साक्षी जी, मैं बता देता हूँ कि अभी कुछ दिनों से जो नक्सल के विरोध का अभियान चल रहे हो, नक्सल विरोधी अभियान में चाहे आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर नक्सल संगठन को बड़ा झटका लग रहा है। इसी को देखते हुए जब यहाँ पर अभी 4 दिन पहले हिडमा का एनकाउंटर हुआ था आंध्र प्रदेश में, उसके बाद नक्सल की कमर टूट गई है। इसमें अगर देखा जाए तो आज तेलंगाना डीजीपी के सामने 37 माओवादी वहां पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि हिडमा का सहयोगी जो एरा है वो भी कर सकता है और केंद्रीय कमेटी के कई में जो मेंबर हैं वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो केंद्र की डेडलाइन है जो 30 मार्च 2026 की, जैसे ही वो नजदीक आ रही है, नक्सल का खात्मे की बात जब केंद्र सरकार कर रही है, तो उसी तारीख जैसे जैसे नजदीक बढ़ रही है वैसे वैसे नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो, एनकाउंटर हो या नक्सल विरोधी अभियान बढ़ रहे हैं। पुनर्वास नीति के तहत भी कई नक्सलियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं पुनर्वास नीति का फायदा लेने के लिए भी नक्सली तेलंगाना के अंदर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज तेलंगाना में 37 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। कोटा की भामाशाह मंडी विस्तार के लिए चिन्हित वन भूमि पर अवैध खनन की जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम उस समय हैरान रह गई जब पूरे क्षेत्र में भारी गंध और सड़ांत के बीच मृत मवेशियों के ढेर मिले। जांच में खुलासा हुआ कि नगर निगम के मुर्दा मवेशी उठाने वाले ठेकेदार ने वन क्षेत्र को अवैध रूप से मृत पशुओं के निस्तारण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया हुआ था। टीम को कई स्थानों पर सड़े शव, अवशेष और हड्डियां मिली जो पर्यावरण, वन्य जीवों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। वन विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ अवैध निस्तारण और वन भूमि दुरुपयोग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि अवैध खनन से जुड़े साक्ष्यों की अलग रिपोर्ट तैयार की गई है। अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम और ठेकेदार की भूमिका की विस्तृत जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और अब प्रतापगढ़ से खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र के कोटड़ी जीएसएस पर लगातार हो रही बिजली कटौती ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दी है। शनिवार को क्षेत्र के कई गांवों के किसान आक्रोशित होकर जीएसएस पहुंचे और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि लहसुन और गेहूं, अफीम जैसी मौसमी फसलों के लिए यह सबसे निर्णायक समय है, लेकिन अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण सिंचाई पूरी तरह से यहां पर प्रभावित हो रही है। किसानों ने बताया कि विभाग की ओर से मेंटेनेंस के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है और साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारी बिना वास्तविक दुरुस्ती किए काम पूरा दिखा देते हैं, जिससे तकनीकी खराबियां बार बार सामने आती है। वहीं कल ही मुवाई क्षेत्र में ढीले पड़े तारों और पुराने जर्जर पोलों के कारण एक किसान के खेत में तार टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां पास में चर रही बकरियां बाल बाल बच गई। किसानों ने कहा कि यह हादसा बड़ा रूप ले सकता था और विभाग की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही अब किसानों ने चेतावनी दी कि यदि बिजली आपूर्ति को नियमित नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। जोहानिया रतनपुरा से खबर है, जहां पंचायत समिति गढ़ी के अंतर्गत गांव जोहानिया रतनपुरा के ग्रामीणों ने एक बार फिर मांग उठाई है। मांग यह है कि उनके गांव को अगरपुरा ग्राम पंचायत में शामिल किया जाए। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव खोडान ग्राम पंचायत में है, जहां अधिक आबादी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक यहां पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से अगरपुरा की दूरी मात्र 1 किलोमीटर 50 किमी है, जबकि खोडन पंचायत मुख्यालय से 5.5 किलोमीटर दूर है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते पंचायत पुनर्गठन में उन्हें अगरपुरा में शामिल नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1962 से भाजपा का समर्थन करते आए हैं वे, फिर भी उनकी उपेक्षा हो रही है। अगर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी चुनाव में बहिष्कार की चेतावनी भी उन्होंने दी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि मतदान के लिए रिकॉर्ड में उन्हें अगरपुरा में ही रखा गया है, इसलिए पंचायत पुनर्गठन में भी वहीं शामिल किया जाए। सुल्ताना नगर पालिका क्षेत्र में जूड़िया रोड से मुख्य बस स्टैंड तक जलभराव की समस्या दूर करने के लिए डाली जा रही पाइपलाइन का काम पिछले 10 दिनों से ठप है। अधूरे काम और जगह जगह खोदी गई सड़कों से परेशान दुकानदारों ने आज बस स्टैंड पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
व्यापारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़कों और उड़ती धूल से सामान खराब हो रहा है, ग्राहक कम हो रहे हैं और दुर्घटनाएं यहां पर बढ़ रही है, जबकि नगरपालिका कोई ध्यान यहां पर नहीं दे रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि खुदाई के दौरान जलदाय विभाग के लाइन टूटने से 10 दिनों से पेयजल सप्लाई भी बंद है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि काम जल्द पूरा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और प्रशासन से सड़क सुधार और पानी की आपूर्ति तुरंत बहाल करने की यहां पर मांग की गई है। सुल्ताना स्टैंड के ऊपर नगरपालिका ने रोड बनाने के लिए वो पाइप डालने के लिए रोड तोड़ी है। 10 दिन से काम ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, आम पब्लिक परेशान हो रही है। यहाँ पे सब दुकान वाले बिजनेसमैन परेशान हो रहे हैं। ये सरकारी लोग काम कुछ करते नहीं, आराम से जो बैठ जाते हैं, बस सुबह टैक्स का पैसा हजम कर जाते हैं। काम करवाने के बोलते हैं तो टेबल के नीचे से मांगते हैं। तो काम करो, कुछ टेबल के ऊपर से ले रहे हो, नीचे से ले रहे हो, टैक्स का पैसा ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो, लेकिन काम तो करो। अभी ऐसी हालत हो गई है यहाँ पे कोई। और अब झुंझुनू के पिलानी से खबर है, जहां तालाब पार्क के सामने सड़क पर अचानक सांड आ जाने से एक बाइक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें चूरू जिले के नुहद गांव निवासी सादिर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कार के आगे अचानक सांड आने पर चालक ने तेज ब्रेक लगाया और तभी पीछे से आ रहे सादिर की बाइक कार से टकरा गई। हादसे में उसके पैर में चोट आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। सादिर परिवार का खर्च चलाने के लिए शादियों में टेंट लगाने का काम करता है। हादसे के समय वह अपनी बहन को लाइब्रेरी लेने जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हो गया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तुष्टीकरण कर रहे हैं और मैं अंत करूंगा ये कह के, ये ममता बनर्जी के वक्तव्य हैं। एक भाई ने जय श्री राम का नारा लगाया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर के कहती हैं गुस्सा होकर, तिलमिलाकर, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस भाई की गलती थी ममता बनर्जी के हिसाब से कि उसने जय श्री राम कहा। और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठिए है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए। और धर्म के आधार पे वो कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। थैंक यू। द सेकेंड, दूसरा एक और मुद्दा है उस पर। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो केवल हिंदुओं से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका वक्तव्य है हिंदुत्व और हिंदू डेंगू मलेरिया की तरह है, ये रोग है। जब ये वक्तव्य दिया गया, जो करोड़ों सहिष्णु देशभक्त हिंदू हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई। अब दोबारा हिंदुओं को गाली देते हुए, हमारी संस्कृति को गाली देते हुए उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है। वो भूल जाते हैं हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथों की कोई आधारशिला है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बुनियाद अगर कुछ है तो वो संस्कृत भाषा है। ये घटिया घिनौना मजाक उदयनिधि स्टालिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए करते हैं और बार बार करते हैं। ये क्या है उदयनिधि जी, आप बताइए, हम जानना चाहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सकारात्मक राजनीति से जहां विकास और अखंडता
को आगे बढ़ाया है, वो एकजुटता का प्रतीक बन गए हैं। उदयनिधि स्टालिन केवल अराजकता और विभाजन का पर्याय बन के रह गए हैं। और ये तब है जब इससे पहले हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएमके नेताओं को फटकार लगाई कि इस तरह के अनर्गल बयान जो एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं, इसे कतई नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।